अब देखो आगे, दो टाइप के ट्रांजिस्टर हमने देख लिए थे, एक एनपीएन और एक पीएनपी, इसके पहले वाले वीडियो में हुए। अब ध्यान से देखना, अपने को मेनली एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में ही है पूरा, ध्यान रखो। अपन एनपीएन ट्रांजिस्टर ही स्टडी करने वाले हैं, और ऐसा क्यों है वो बात में आएंगे। अपने को पीएनपी का स्टडी नहीं है, पर वो जस्ट बेसिक था, स्टार्टिंग में सिंबल वगैरह पहचान में आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है वो पहचान में आना चाहिए। तो अपने को पूरा वर्किंग है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो उसका वर्किंग ले रहे हैं, समझ लेना, मतलब बायसिंग कैसे करना है वो समझ रहे हैं अभी। तो याद रखो, फिर से बता देता, ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे एज अ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो उसको पहले तैयार करना पड़ेगा, बायसिंग करके रखना पड़ेगा, फिर अब उनको सिग्नल देंगे जिसकी एम्पलीट्यूड कम होगी, बाद में हमारे को जो आउटपुट मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड हमको ज्यादा मिलेगा। तो एम्पलीफायर की तरह वो वर्क करेगा। एज अ स्विच भी है, पर अपने को स्विच वाला वर्किंग नहीं है। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर का वर्किंग हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम ले रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर से देखो, ये है हमारा N, ये है P, ये है N। ठीक है, तो याद रखो, ये है हमारा इमीटर, मॉडरेट इन साइज, हेवीली डोप्ड। ये है हमारा कलेक्टर, लार्ज इन साइज एंड मॉडरेटली डोप्ड। ये मॉडरेट इन साइज, हेवीली डोप्ड। ये लार्ज इन साइज, मॉडरेटली डोप्ड। और ये है हमारा बेस, 3 टर्मिनल, 2 जंक्शन, ये एक और ये एक। तो इसको बायसिंग कैसे करेंगे वो समझना प्रॉपर। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन होल अभी नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ बायसिंग को समझा रहा, तो इलेक्ट्रॉन होल बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे कौन सी इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट। यहाँ हम ट्राइवैलेंट और यहाँ पेंटावैलेंट। देखो, तो 2 जंक्शन है, एक ये है इमीटर बेस जंक्शन, ये कल बताया ही था, और एक ये कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। पहले इसको कनेक्ट करते हैं, देखो बस ऐसे ज्वाइन कर लिए पहले। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लगाएंगे बैटरी। तो याद रखो, इमीटर बेस जंक्शन को हम लोग हमेशा लगाएंगे फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। तो याद रखना, इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। ये बायसिंग की कंडीशन है, आप उसको एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में तो देखो पहचानना, फॉरवर्ड बायस में आता है, देखो ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव। तो एन टाइप of semiconductor is connected to negative terminal of the battery, p type of semiconductor is connected to positive terminal of the battery। और इस बैटरी को नाम देंगे VBE, बेस इमीटर वोल्टेज, या EB भी ले सकते हैं। यहाँ इमीटर बेस जंक्शन लिखा है, तो EB या VBE कुछ भी चलेगा। देखिए, और ये जो CB कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रहेगा रिवर्स बायस में। कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ बैटरी लगा लेते हैं, रिवर्स बायस में। ये N पॉजिटिव टर्मिनल को आना चाहिए, ये पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी, N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड P type of semiconductor is connected to negative terminal। और इस बैटरी को नाम देंगे VCB। ये हो गई बायसिंग। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, याद रखना। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। देख लो एक बार, फिर समझाता हूं। तो याद रखो, साइज देख के बनाना, इमीटर, कलेक्टर और ये पतला सा बेस, 2 जंक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर नहीं बना रहा है।
और 3 टर्मिनल ABC, तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इमिटर बेस जंक्शन जो है वहां पे रेजिस्टेंस है वेरी वेरी लो और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा हाई। तो देखो जब हम सिग्नल लगाएंगे, यहाँ पे समझो, अभी फिलहाल जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, सिग्नल लगाएंगे जिनको एम्पलीफाई करना है वो ट्रांसफर होंगे और रेजिस्टर के थ्रू ट्रांसफर होंगे, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस, इसीलिए उसका नाम बना है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर। तो जो हम सिग्नल लगाएंगे वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर, या ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर। देखिए तो ये याद रखना, इमिटर बेस जंक्शन हमेशा रहेगा फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रहेगा रिवर्स बायस में। तो इसका जो जंक्शन है ये कलेक्टर बेस जंक्शन वो है फॉरवर्ड बायस में, तो रेजिस्टेंस लो रहेगा, अपने को पता है डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इज हाई, तो ये याद रखना। अब देखो करंट की डायरेक्शन देंगे, अच्छा पहले इतना देख लो फिर वो बिठाते फिर करंट का बारे में पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लो। तो याद रखो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग ले रहे हैं, पीएनपी में भी वैसा ही रहेगा, तो बैटरी उसके हिसाब से अपने को पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, इमिटर बेस जंक्शन वहां पे भी फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन वहां पे भी रिवर्स बायस में, पर उसका वर्किंग अपने को नहीं है तो अपन नहीं ले रहे हो, पर ये याद रखो आगे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वो वर्किंग आएगी। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी फॉरवर्ड बायस। N type of semiconductor is connected to positive and P type of semiconductor is connected to negative, so it is reverse bias. So collector base junction is forward bias, emitter base junction is forward bias, collector base junction is reverse bias. तो यहाँ रेजिस्टेंस लो और यहाँ रेजिस्टेंस हाई, डायोड वाला ध्यान रखना, इतना नोट डाउन करो आगे। तो अब हमने क्या किए, इसको तैयार कर दिया, अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज कर सकेंगे एज एन एम्पलीफायर। अब हमारे को सिग्नल लगाना है, बाकी चीजें बाकी है, अभी खाली हमने उसको रेडी किया है, बस स्कूल जाने के लिए नहला धोला के जैसे तैयार करते हैं बच्चों को, बस वैसे ही इसको तैयार किया है। अब इसको एज एन एम्पलीफायर का वर्किंग कैसे वो हम बाद में देखेंगे, पर वहां पे भी जब हम उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हम कनेक्शन ऐसे ही करेंगे। तो इसको हमने रेडी कर दिया है, इसको अगर आपको एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो आपको ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो चेंज, तो ट्रांसफर हो रहा सिग्नल थ्रू रेजिस्टेंस, जो चेंज हो रहा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए इस डिवाइस को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, याद रखना। तो ये हमने उसको तैयार किया है। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग देख लेते बेसिक, बाद में जब इनपुट लगाएंगे, और अब इनपुट कैसे लगाएंगे, जिसको एम्पलीफाई करना है वो इनपुट लगाएंगे और आउटपुट अपने को एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, यानी एम्पलीफिकेशन में क्या होगा, हमने जो इनपुट दिया है वो ऐसे एसी दिया है और आउटपुट हमको ऐसा मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में। तो वो अभी नहीं देखेंगे हम लोग, पहले इसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा ये वैल्यू याद रखना, फॉरवर्ड बायस में वैल्यू होनी चाहिए 0.7 वोल्ट से ज्यादा, अगर सिलिकॉन का है तो ये अपने को पता है ना, जर्मेनियम है तो 0.3 या 0.35, ये 0.7 याद रखना, स्टार्टिंग में बताया मैंने तुम लोग, ठीक है। अब करंट देखते हैं, अब ध्यान दो, अब ये एनपीएन ऊपर लिख लेते, इलेक्ट्रॉन्स बनाने, ये हटाना, ये वैल्यू याद रखो 0.7। अब देखो यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कुछ होल्स है, ज्यादा नहीं है, कुछ होल्स है, एन पी एन, ये हेवीली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है, ये हेवीली डोप्ड है, ये तो स्मॉल इन साइज थिन है और मॉडरेट डोपिंग भी लो है इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहले हम करंट की डायरेक्शन देते थे, याद रखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ आएगा आई बी बेस करंट, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी एरो गलत हो गया, इधर जाएगा आई ई इमिटर करंट। देख लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आता गया, मैं बताता अभी देखो। तो देते समय पॉजिटिव टू नेगेटिव अपना हमेशा वाला याद रखना है इसे।
तो ये IB, ये IC, इधर भी वैसे करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये हमारा करंट है कलेक्टर करंट IC। ध्यान देना, अब जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज आ जाएगा 0.7 वोल्ट से ज्यादा या 0.7 वोल्ट, पता है ना फॉरवर्ड बायस में, तो ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। अब ये NPN एक बार करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं NPN। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ठीक है, बेस तक आए, इधर इधर बहुत ही कम होल्स है, तो उनके साथ वो इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होंगे, मतलब मिक्स होंगे उनके साथ, ठीक है, तो वही बेस करंट रहेगा, पर वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 5% के क्लोज, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं ये डोपिंग लो होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होंगे, मगर बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली 5%। 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे, यहाँ पे कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे 95% इलेक्ट्रॉन्स, बेस में जाएंगे सिर्फ 5%। तो ये बेस करंट है, ये इमिटर करंट है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिकंबाइन हो गए बेस करंट, बाकी इलेक्ट्रॉन सारे उधर चले जाएंगे, 95% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये याद रखो। देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन ये डायरेक्शन में, करंट की मोशन ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की मोशन ये डायरेक्शन में, करंट की मोशन ये डायरेक्शन में, तो ये एरो नहीं बना रहा है पर ये याद रखना। इसी का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, सिंपल है, फिर से देखो जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और हमारा वोल्टेज हो जाएगा 0.7 वोल्ट से ज्यादा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा या इतना रखना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड बायस में आए और कंडक्ट करे, ये कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो होल्स बहुत ही कम है, तो 5% के करीब या उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे, 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में चले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखो IE मैक्सिमम है, उसमें से 5% बेस करंट है और 95% वो कलेक्टर करंट है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे अभी, टोटल करंट IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, बट याद रखना लिखना नहीं है, मतलब इक्वेशन यही यूज करेंगे बट ऐसा लिख सकते हैं आप लोग उसमें, बट IB इज वेरी स्मॉल, 5% ही है, 5% से भी कम समझो, very small, so we can write IE is approximately equal to IC। बाद में जब हम इनपुट लगाएंगे ना सिग्नल, तब देखेंगे कि बेस करंट चेंज हुआ तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इधर से जा रहे हैं, जब हम यहाँ पे लगाएंगे सिग्नल तो सिग्नल की वजह से ये वोल्टेज बदलेगा, करंट इंक्रीज होगा, स्मॉल चेंज इन बेस करंट विल प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, तो हमको वो सिग्नल एम्पलीफाई होके मिलेगा। अभी तो खाली हमने तैयार किया उसको और ये इक्वेशन याद है, सिंपल है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इधर जाने वाले हैं, ठीक है, इधर से इधर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये लाइटली डोप है, होल बहुत कम है, तो 5% ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, अप्रोक्सीमेटली 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे, तो वही इक्वेशन हमने लिखा है, टोटल करंट है IE, उसमें से IB प्लस IC मिलेगा, IB इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, पर ये सिर्फ थ्योरी में लिखना है, बाकी जगह तो हम लोग ये इक्वेशन ही यूज करें। देखिए फिर आगे इसका वर्किंग बताता है, नोट डाउन करो। अब आगे एम्पलीफायर के जैसा लेंगे तो ये हमारा वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर खत्म हो गया, यहाँ तक ये जैसा थ्योरेटिकल बताया, ये सब ये डायग्राम ये सब आप लोगों को याद रखना है। फिर अब उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे आगे, पहले इतना नोट डाउन करो फिर इसको मिटा देना। वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर हो गया, बस इतना समझना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है और ये करंट की डायरेक्शन, सॉरी करंट का इक्वेशन और डायरेक्शन बताइए। तो जब हम इनपुट लगाएंगे, समझो यहाँ पे हमने इनपुट लगा दिया AC और यहाँ हम लोग लेंगे आउटपुट, तो इनपुट की वजह से ये चेंज होगा, बेस करंट चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन बेस करंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो होता क्या, यहाँ पे बेस करंट कम है उसमें थोड़ा चेंज होगा, पर यहाँ कलेक्टर करंट ज्यादा है तो डेफिनेटली उसमें चेंज भी बहुत ज्यादा होगा। तो स्मॉल चेंज इन बेस करंट जो इनपुट है प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, जहां हम लोग आउटपुट लेंगे। देखते हैं उसको आगे, बस इतना याद रखो, इतना नोट डाउन करो। वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर आया, ये डायग्राम ये सब वर्ड्स में लिखना है, इतना जो है एक्सप्लेन किया है, ये इक्वेशन और इक्वेशन, इतना है इजी, कोई ज्यादा खास नहीं है। याद रखो फॉरवर्ड बायस कलेक्टर बेस जंक्शन और
सॉरी मैं बार बार कलेक्टर बोल रहा हूँ, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। इमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो रेजिस्टेंस लो है, कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस हाई है। सिग्नल ट्रांसफर होंगे थ्रू रेजिस्टेंस लो टू हाई, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इतना नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब देखो आगे, एम्पलीफायर लेने से पहले ये याद रखना, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ लो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग। देखो ये समझो हमारा एम्पलीफायर है, एक ब्लॉक बना लिए कि ये हमारा डब्बा एज एन एम्पलीफायर वर्क करने वाला है। तो इसमें दो टर्मिनल चाहिए हमारे को इनपुट के लिए और दो टर्मिनल हमारे को चाहिए आउटपुट के लिए। देखा होगा ना, प्लग और दूसरी तरफ प्लग, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे ये आउटपुट में और इनपुट में एसी सिग्नल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे को चाहिए दो टर्मिनल इनपुट के लिए, दो टर्मिनल आउटपुट के लिए, पर हमारे ट्रांजिस्टर में सिर्फ 3 टर्मिनल है, एक इमिटर, एक बेस, एक कलेक्टर। चौथा कहां से लाएंगे? इनपुट के लिए दो टर्मिनल चाहिए, आउटपुट के लिए दो टर्मिनल चाहिए। यहाँ हम लोग इनपुट लगाएंगे, इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं। तो हमारे को दो टर्मिनल चाहिए इनपुट के लिए, क्योंकि हम वोल्टेज एम्पलीफाई करने वाले हैं, पावर एम्पलीफाई करने वाले हैं, तो वोल्टेज देने के लिए टर्मिनल दो, यहाँ पे भी आउटपुट में दो, इनपुट के लिए दो टर्मिनल, आउटपुट के लिए दो टर्मिनल। बट हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें खाली 3 टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में, समझने वाले ये कि एक किसी टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ेगा, बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट। एक टर्मिनल को, तीनों में से किसी एक को, तो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों एक एक समझाता मैं, ध्यान देना। तो इसको मिटा देते हैं। पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग लेने वाले हैं, आगे भी यूज करने वाले हैं, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इमिटर जो जंक्शन है, इमिटर जो है हमारा, उसको हम कॉमन रखेंगे बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट। देखो उसको बना ले, दोनों बना ले, एनपीएन का भी बना ले और पीएनपी का भी बना ले। देखो फिर से पहचानना, ये एरो दे दिया समझो यहाँ पर मैंने। तो पहले आप सिंबल पहचान लो, दोनों फिर से सीख लो एक बार। एक मैं एरो इधर दिया, एक मैं एरो इधर दिया। देखो तो पहचानते हैं कौन क्या है। सबसे पहले याद रखो जिस पे एरो है वो है हमारा इमीटर, फिर दूसरा वाला हो गया कलेक्टर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो स्लाइडिंग है, जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा है इमीटर, ये कलेक्टर क्योंकि इस पे एरो है, इस पे नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा बेस, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद देखो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो हम डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, समझाया था, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये P है, ये N है, टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये NPN सेमीकंडक्टर, तो ये है हमारा NPN सेमीकंडक्टर। और कौन से इसमें ले रहे कॉमन इमीटर, तो हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे ऐसी, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे यही बना देंगे ग्राउंड, ये ग्राउंड का सिंबल है। तो अब देखो ध्यान दो, ये देखो अब यहाँ हम लगाएंगे इनपुट, इमीटर भी है, बेस है इधर, और इधर लेंगे हम लोग आउटपुट, तो यहाँ कलेक्टर है और इमीटर है, तो इमीटर इनपुट में भी कॉमन है, इमीटर आउटपुट में भी कॉमन है। देखो समझ में आया? देखो तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कॉमन इमीटर मोड में, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में, समझ में आया? इमीटर दोनों के लिए कॉमन है, इनपुट यहाँ देंगे आउटपुट यहाँ लेंगे, तो ये इनपुट के दो टर्मिनल, ये आउटपुट के दो टर्मिनल, ठीक है। देखो इसको बायसिंग करेंगे जैसे पहले बताया, इमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन,
रिवर्स बायस, तो वो करने वाले बात में, पर अभी सिंबल से पहचान जाना चाहिए कि कॉमन इमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है वो। अब इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ये आउटपुट, ये हमारा इन। और ये देखो इधर से इधर है, तो ये हमारा P, ये हमारा N, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये बन जाएगा PNP। ये है हमारा PNP ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये NPN ट्रांजिस्टर, ये PNP ट्रांजिस्टर, बट हम लोग यही यूज करने वाले हैं। तो ये दिया है, तो बता दिया, देखो। तो यहाँ पे हमने इमीटर को कॉमन रखा है बोथ इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इनपुट में भी इमीटर कॉमन है, आउटपुट में भी इमीटर कॉमन है, और ये एक NPN, ये PN। इसके बाद बनाएंगे कॉमन बेस और फिर बनाएंगे कॉमन कलेक्टर। पर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो यही स्टडी करने वाले हैं, NPN ट्रांजिस्टर एज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ये बात बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसी कॉन्फ़िगरेशन में करंट, वोल्टेज गेन और पावर गेन या करंट गेन मैक्सिमम मिलता है, तो जनरली यही कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ये तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं NPN ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। NPN ट्रांजिस्टर का स्टडी है, पर उसमें भी अब हम NPN ट्रांजिस्टर में भी कौन सा पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कॉमन इमीटर। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की डायग्राम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, पर वो देखना है खाली, देखो फिर नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट बनाना है। ये है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए, ये PNP ट्रांजिस्टर के लिए। पहचानना कैसे, एरो पर से डायरेक्शन वगैरह सब बताया, तो दोनों के सिंबल देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट बनाना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया कॉमन इमीटर। हाँ, इसके बाद बनाएंगे कॉमन बेस। अब देखो, अब देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी बेस हमको कॉमन रखना है फॉर बोथ इनपुट एंड एज वेल एज आउटपुट। तो देखो ये बेस ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो दिया इधर, दूसरा भी बना लेते हैं, फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, कौन सा NPN कौन सा PNP। चलो पहचानते हैं, फिर करेंगे आगे। तो सबसे पहले एरो जिस पे है वो इमीटर, जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, वो है बेस, और ये हमारा हो गया कलेक्टर। ठीक है, अब NPN है या PNP वो देख लेते हैं। ये एरो इधर दिया है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये NPN ट्रांजिस्टर बन गया। तो ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में। तो NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब बेस को कॉमन करना है, यहाँ ग्राउंड बता देंगे, ये इनपुट और यहाँ लेंगे आउटपुट। तो ध्यान से देखेंगे तो बेस इनपुट में भी है और बेस आउटपुट में भी है, तो बेस इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो अब इधर मिल गए दो टर्मिनल, इधर मिल गए दो टर्मिनल, तो कोई तो भी एक टर्मिनल हमारे को कॉमन रखना है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। अब ये भी हमको स्टडी नहीं करना है NPN वाला भी, हम NPN ट्रांजिस्टर लेंगे एज एन एम्पलीफायर, बट कौन सा, कॉमन इमीटर, बस वही है, पर ये दिए है इसलिए अपन ले रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद इसको पहचान पाएंगे, एरो देख लो इधर है, ठीक है, जिसमें एरो वो है हमारा इमीटर, तो दूसरा होगा कलेक्टर, और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो है हमारा बेस। ठीक है, अब पहचान लेते हैं, इधर से इधर जा रहा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो PNP ट्रांजिस्टर, तो ये है हमारा PNP ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में। इसको आगे बढ़ा देंगे, ये बेस, इसको ग्राउंड कर देंगे, और ये टर्मिनल इनपुट के लिए और ये टर्मिनल आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे बेस कॉमन है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया NPN ट्रांजिस्टर का, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया PNP ट्रांजिस्टर का।
कॉन्फ़िगरेशन कोई भी, आगे जब जाएंगे इंजीनियरिंग में याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखना है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में रखना है, बस उतना याद रखना है, वो बायसिंग फिक्स रहेगी। तो ये हो गया। अब कॉमन कलेक्टर बचा है, वो बताता था, पहले ये देखो। अच्छा, टेक्स्ट बुक में देखना लेबलिंग, लोगों को पता चल जाएगा कि लेबलिंग रॉन्ग किया है उन्होंने। इस पे उन्होंने पीएनपी लिख दिया, इस पे उन्होंने एनपीएन लिख दिया, जबकि डायग्राम ये है तो एनपीएन है, ये डायग्राम पे पीएनपी होना चाहिए था। तो सारी डायग्राम में ऑलमोस्ट रॉन्ग ही है, तो अभी देख के अपना करेक्शन करते जाना उसमें, या फिर आप लोगों को पता है कैसे पहचानना, तो आप एक बार ध्यान से टेक्स्ट बुक में देख लो, एरो कहाँ दिया है उसके हिसाब से पढ़ के देख लो, ऊपर क्या है डायग्राम में और नीचे क्या लिखा है, तो आप लोग खुद को पता चल जाएगा कि डायग्राम में नीचे जो लेबलिंग है वो रॉन्ग है। उन्होंने इसको पीएनपी लिखा है और इसको एनपीएन लिखा है, तो वो आप लोगों ने उतना चेंज कर लेना टेक्स्ट बुक में। देख लेना कहीं कोई राइट होगा तो हो भी सकता, पर ऐसे बहुत सारे डायग्राम में उन्होंने रॉन्ग ही किए, देख लेना एक बार। तो ये मीटर है कॉमन कलेक्टर पे चलते। अब देखो आगे, अब हम देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरे डायग्राम बना लेते हैं। ना ध्यान देना, पहले लेबलिंग कर लो। अब जिस पे एरो है वो है इमिटर, जिस पे नहीं है वो कलेक्टर, और जो स्ट्रेट लाइन है वो है हमारा बेस। अब देखते हैं आगे, ये देखो ये इधर से इधर जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर है, कॉमन कलेक्टर है। तो यहाँ हम लोग लाइन बनाएंगे, इसको ग्राउंड में कनेक्ट करो, तो ये हो गया आउटपुट टर्मिनल और ये हो गया हमारा इनपुट। उसमें भी लेबलिंग गलत है, ये डायग्राम को उन्होंने पीएनपी लिखा है, और जो अब आगे पीएनपी वाली बनाएंगे उस डायग्राम में उन्होंने एनपीएन लिखा है। तो डायग्राम देख के आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना है, नोट्स में तो मैं करके दूंगा ही, बट टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन करना है आप लोगों ने। अब इसको पहचाने, हाँ, तो ये हो गया हमारा इमिटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर और ये हमारा बेस। अब इधर से इधर जा रहा ना करंट, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। डायग्राम देखना, अगर एरो देखना प्रॉपरली, आप खुद निकाल के देखना, तो उन्होंने इस एरो की जगह जो डायग्राम में बनाया है उसको एनपीएन नाम दे दिया, और इस एरो की जो डायरेक्शन है उसको एनपीएन देना चाहिए था, तो उसको पीएनपी डायरेक्शन नाम दे दिया है, तो नाम में गड़बड़ है, ध्यान रखना। तो करेक्शन देख लेना आप लोग देखना, और यहाँ लाइन बनाएंगे, तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट, और यहाँ इनपुट और आउटपुट में कौन कॉमन है, कलेक्टर। देखो तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर मोड में। देखो तो टेक्स्ट बुक में पहले ये डायग्राम आना है और उसको नाम दिया है एनपीएन, फिर ये डायग्राम बनाया सेकंड नंबर पे और उसको पीएनपी नाम दिया। तो आप लोगों ने डायग्राम देख के बदलना, उन्होंने क्या किया, ये डायग्राम पहले बनाया, मतलब ये डायग्राम आपको पहले दिखेंगी और उसको एनपीएन नाम दिया है, ये डायग्राम सेकंड नंबर पे बाजू में बनाया उसके और उसको पीएनपी नाम दिया, जबकि वो एनपीएन है। तो ये ऐसे उल्टा हुआ है, देख के करना चाहिए, पर गलत दिया है लेबलिंग। अगर आप डायग्राम के साथ मेरे मैच करेंगे तो ये एरो इधर गया है, तो ये पीएनपी है, ये एरो बाहर की तरफ है बेस से दूर, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कैसे पहचाना वो बताइए, तो टेक्स्ट बुक में लेबलिंग प्रॉपर नहीं है, तो याद रखना। पहले उन्होंने ये डायग्राम बनाया और उसको नाम दिया एनपीएन, फिर उन्होंने ये डायग्राम बनाया उसको नाम दिया पीएन, पर उल्टा हुआ है नाम, तो नीचे के नाम बदलने हैं, तो देख लेना आप लोग, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है। तो ये हो गया हमारे तीनों कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, तो किसी एक जो टर्मिनल है उसको कॉमन रखेंगे, या तो इमिटर को कॉमन रखेंगे, या कलेक्टर को कॉमन रखेंगे, या बेस को कॉमन रखेंगे।
तो तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग यूज करने वाले हैं सिर्फ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और उसमें भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी हम लोग यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और वो भी कॉमन इमिटर मोड में। तो हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं। आप गलती से मैं बोला था इंजीनियरिंग में गए तो आपको आगे दूसरे भी पढ़ने को मिलेंगे, पर हमारे को यही है क्योंकि इसका और जनरली ये यूज होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड में, बिकॉज पावर गेन मैक्सिमम मिलेगा वहां पे, एम्प्लीफिकेशन जो है मैक्सिमम मिलेगा। तो ये नोट डाउन करो, देखते हैं। लेबलिंग बदलना नीचे का, यानी यहाँ पे ये डायग्राम लिख के पीएनपी कर देना वहां पे, और ये डायग्राम डालने के वहां एनपीएन करना। उन्होंने ये नीचे का बदल दिया है, ये डायग्राम पहले बनाया है उसको एनपीएन लिख दिया, ये डायग्राम बाद में बनाया है उसको पीएनपी लिख दिया। तो अपने को ये नीचे के खाली इंटरचेंज करने पड़ेंगे वहां, देखते हैं। या फिर जो भी मैंने डायग्राम बनाया उसके साथ मैच करके देख लेना, उन्होंने नीचे बराबर वैसे ही लिखा है क्या, या आप लोग खुद फाइंड आउट करके देखना, लिख के पेज पे बना के देखना ये, और उन्होंने लेबलिंग सही किया है क्या वो देख लेना एक बार। पर रॉन्ग है वो, लेबलिंग रॉन्ग। ओह ये तो वैसे रख दिया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ये थर्ड था कॉमन कलेक्टर, देख लें। अब देखो, अब मैंने अभी बताया था हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं, बेसिकली हम वही स्टडी करने वाले कॉमन इमिटर, और उसमें भी हम सिर्फ एक ही लेंगे, कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो पहले उसका बायसिंग देख लेते वापस से, ध्यान देना। देखो फिर से पहचानना कैसे बताइए वापस, ये एरो देखना मेन, देखो पहचान, फिर बाद में बायसिंग फिर से एक बार बता दूंगा। तो ये है हमारा इमिटर जिसपे एरो है, ये हॉरिजॉन्टल बेस, ये है हमारा कलेक्टर। अब ध्यान देना, ये P लिखेंगे तो ये N लिखेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये बन गया NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर को बायस करेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो इमिटर हमारे को कॉमन रखना है, तो बेसिकली पहले ऐसे डायग्राम बना लेंगे, देखो ज्वाइन कर लो उनको और इसको इधर ज्वाइन कर लेंगे, फिर बैटरी लगाने वाले हैं, तो पहले ऐसा कर लेना उसको, ठीक है। अब बैटरी लगाएंगे यहाँ पे। तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ये है, ये एन टाइप है, तो ये पॉजिटिव को आ गया, ये नेगेटिव को, देखो पहले बायसिंग कर रहे हैं भैया, इधर लगा, ये रिवर्स बायस है कलेक्टर, नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव को कनेक्ट कर, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसको नाम देंगे VBE, और ये C और A के बीच में इसको नाम दे देंगे VCE, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बायसिंग हो गई हमारी, देखो बेस पी टाइप सेमीकंडक्टर है कनेक्टेड टू पॉजिटिव, बराबर हो गया मतलब, और ये एन टाइप है कनेक्टेड टू पॉजिटिव, रिवर्स बायस, सी हो गया फॉरवर्ड बायस। करंट की डायरेक्शन दे दो पहले, पॉजिटिव टू नेगेटिव रखो, तो ये करंट आएगा IB, इधर से इधर जाएंगे, ये करंट आया हमारा IE, और इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे, IC पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन रखा। तो ये हो गया बेस करंट, ये हो गया इमिटर करंट, ये हो गया हमारा कलेक्टर करंट, इतना देख लो फिर समझाना आगे। टेक्स्ट बुक में एक गलती हुई है, टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन्होंने यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस लगा दिया, बट यहाँ नहीं चाहिए, वो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ चाहिए, तो हम थोड़ी बैटरी नीचे करके आउटपुट रेजिस्टेंस वहां लेंगे, तो वो मैं बना था पहले, इतना नोट डाउन करना। तो ये डायग्राम देखिए, अपनी डायग्राम देखिए, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। तो ये हमारा बायसिंग हो गया, अब ये हमारा तैयार हो गया
एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड में रेडी हो गया। अब तुम इसको यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट जिसको एम्पलीफाई करना है। तो इस बैटरी को भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, या इधर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइसिंग करना है बस, ये थोड़ा नीचे कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ लगा रहे हैं हम एसी सोर्स। ये बाइसिंग था, पहले समझा है बाइसिंग कैसे करना है, उसको तैयार करना है। अब हम सिग्नल लगा रहे हैं जिसको एम्पलीफाई करना है। ये हमने लगा दिया यहाँ सिग्नल, और एसी सिग्नल लगाया है हम लोगों ने यहाँ पे, देख लो, ठीक है। यहाँ ये इनपुट वोल्टेज लगाया है जिसको हमारे को एम्पलीफाई करना है। ये हमारी बैटरी थी जो बायसिंग थी, तो पहले हमको बायसिंग करना पड़ेगा ताकि वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करे। बायसिंग का मतलब ये होगा कि इनपुट जहाँ लगा रहे हैं वो लो रेजिस्टेंस है और आउटपुट हम लेंगे हाई रेजिस्टेंस में, तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अगर दोनों सेम बायस में होंगे, फॉरवर्ड या दोनों रिवर्स बायस में, तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक में यहाँ लोड रेजिस्टेंस बना दिया है आउटपुट के लिए, पर यहाँ नहीं, कलेक्टर में लेंगे। इमीटर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आएगा, तो ये बैटरी थोड़ा नीचे कर रहे हैं, पूरी बैटरी है पर नीचे बना है बस थोड़ा सा, ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी VCE। लोड रेजिस्टेंस यहाँ बनाएंगे, तो कलेक्टर करंट इधर भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे इधर, तो यहाँ लगा रहा है आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस, ये है लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ हम लोग लेंगे हमारा आउटपुट जो हमको एम्पलीफाई होके मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया है टेक्स्ट बुक में, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और वहां वी आउट लिख दिया उन्होंने, ये वी आउट लिख दिया। ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ लेना है, इनपुट वोल्टेज यहाँ लगाया, आउटपुट वोल्टेज यहाँ लेना है, पर उन्होंने यहाँ पे बना दिया। तो टेक्स्ट बुक में उतना चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ लगाना है, तो ये हमारा बन गया। अब जो इनपुट हमने लगाया है वो हमको एम्पलीफाई होके यहाँ मिलेगा। पहले बायसिंग हो गया था, तो स्मॉल चेंज इन बेस करंट, अब इसकी वजह से देखो, पहले बेस करंट कितना था, उसकी वजह से एसी साइकिल की वजह से बेस करंट इंक्रीज होगा, तो कलेक्टर करंट चेंज होगा। स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, याद रखना। तो हमारे को वो चीज एम्पलीफाई होके मिलेगी वहां पे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस हाई है, तो डेफिनेटली अगर ओम्स लॉ भी देखा जाए V इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वोल्टेज अपने को ड्रॉप वहां ज्यादा ही मिलेगा। और ओम्स लॉ लगाना नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं है। पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाना है तो लगा सकते हैं। हाँ, तो ये देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर से देखना, लोड रेजिस्टेंस यहाँ है तो यहाँ बनाना है उसको, देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक में डायग्राम रॉन्ग है थोड़ी सी, नोट डाउन कर लो। NPN ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, देखिए तो याद रखो, ये हमारा एम्पलीफायर कैसा बन गया, NPN ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, याद रखना, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ध्यान दो, ये अपन ने पहले लिखा है IE is equals to IC plus IB, this is equation number 1, ठीक है। now ध्यान देना, BBC it is called current gain, हाँ, small change in base current produce large change in collector current, so it is defined as the ratio of IC upon IB, ठीक है। और ये वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा, 20 से हो सकती इसकी वैल्यू 200 तक, बट कॉम्पिटिटिव, ये टेक्स्ट बुक के लिए याद रखना, बट कॉम्पिटिटिव वाली याद रखना, ये वैल्यू रहती है अप्रोक्सीमेटली 50 to 900 के बीच में बीटा की वैल्यू। आप जब दुकान में जाएंगे और आप उसको ट्रांजिस्टर मांगेंगे, तो हमारा एक एम होगा कि हमारे को कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई करना है, मैसेज सिग्नल आ रहा वो एम्पलीफाई करना है, या वॉइस जो हम माइक में यूज कर रहे हैं वो एम्पलीफाई करना है, कितना एम्पलीफाई करना है वो भी रहेगा। अगर बीटा की वैल्यू, जैसे मान लो ये IC अपॉन IB, बीटा की वैल्यू 100 है, मगर ये जो बीटा है, तो बीटा फैक्टर वहां जाके दुकान वाले को बताना पड़ेगा कि हमको ट्रांजिस्टर में बीटा क्या चाहिए। तो बीटा DC की वैल्यू मान लो 20 to 200 के बीच में कंसीडर कर रहे हैं अभी हम,
टेक्स्ट बुक में यही दिया है 20 to 200 के बीच में, तो वही याद रखना 20 to 200। पर कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना वो वैल्यू हो सकती है 50 to 900 के बीच में। हाँ, तो वो देखना, ये मिटा देता, पर कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना। बोर्ड वाले यही याद रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है, जो टेक्स्ट बुक में वही हमारे लिए सही है। पर याद रखो इट्स वैल्यू कैन बी 50 to 900। मान लो बीटा की वैल्यू 100 है, मतलब बेस करंट में जो चेंज होगा वो 100 टाइम्स चेंज होके हमको कलेक्टर करंट में मिलेगा। स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, तो वो कलेक्टर करंट कितने टाइम्स चेंज होगा? 100 टाइम्स, यानी हमारे को मैग्नीफाई होके मिलेगा 100 टाइम्स। अगर बीटा की वैल्यू समझो 50 है, तो हम जो इनपुट लगाएंगे वो हमारे को आउटपुट में 50 टाइम्स मैग्नीफाई होके मिलेगा रफली, क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है तो एग्जैक्ट 100 तो नहीं मिलेगा, पर अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये याद रखो। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, वो अपने को काम नहीं है अभी, पर याद रखना टेक्स्ट बुक में ये 20 to 200 दिया है, 20 to 200 ही याद रखना बीटा की वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। देखो, तो स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट, सॉरी स्मॉल चेंज इन बेस करंट विल प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, और वो कौन बताएगा? करंट गेन बीटा। ये अगर दुकान में गए, उन्होंने बोला बीटा फैक्टर इसका 100 है, तो हम उस ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करेंगे तो वो हमको अगर प्रॉपर कनेक्शन किए सब, तो हमको 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन देगा मैक्सिमम। अगर बीटा की वैल्यू 50 है, तो वो हमारे को सिग्नल जो भी लगाएंगे उसको 50 टाइम्स मैग्नीफाई करके देगा, यानी बेस करंट अगर 1 एम्पियर है तो कलेक्टर करंट 100 है, तो मैग्निफिकेशन हो गया 100 टाइम्स। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भी एक फैक्टर है अल्फा डीसी, तो इट इज रेशियो ऑफ आईसी अपॉन आई। ये तक आमदा नहीं है, पर ये याद रखना, ये मेन है हमारे लिए कि बीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगी कि मैग्निफिकेशन कितना होने वाला है। बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा कलेक्टर करंट चेंज होगा विद बेस करंट। अगर 100 है, फिर से बता रहा, तो कलेक्टर करंट बेस करंट से 100 टाइम्स ज्यादा रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। देखो, तो बीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर कितने टाइम्स मोर एम्पलीफाई करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये दो याद रखो। अब इन दोनों का रिलेशन निकालना बाकी है, तो ये इक्वेशन याद रखना। रिलेशन भी आया हुआ है 3 मार्क के लिए, तो रिलेशन बता दो। ये नोट डाउन कर लो पहले इतना। ठीक है, करंट गेन, कितना करंट गेन होगा वो इस वैल्यू से पता चल जाएगा, 22/200, या करंट एम्पलीफिकेशन भी बोल सकते। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अगर ये बीटा फैक्टर की वैल्यू 100 है, तो याद रखना कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा? 100 टाइम्स। बीटा की वैल्यू 50 है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? बीटा फैक्टर बोल रहे हैं, तो इसको एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या करंट गेन। ठीक है, देख लो, फिर इनका रिलेशन निकालते हैं अल्फा और बीटा। आईसी अपॉन आईबी है, उसको करंट गेन बोलेंगे। बीटा की वैल्यू जो भी होगी उतना ही करंट गेन मिलेगा। फिर से सुन लो, बीटा की वैल्यू सपोज 100 है, बीटा फैक्टर यानी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये नोट करना नाम, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन। इसका मतलब होता है कि आप जब इनपुट लगाएंगे तो आपको आउटपुट में कितने टाइम्स करंट गेन मिलेगा, यानी कलेक्टर करंट बेस करंट के हिसाब से कितना ज्यादा मिलेगा? 100 टाइम्स। अगर ये वैल्यू 50 है तो 50 टाइम्स। टेक्स्ट बुक में 20 to 200 दिया है, पर एक्चुअल में 50 to 900 तक हो सकता, याद रखना है। और ये तो देखो, ये वैल्यू भी याद रखना, टेक्स्ट बुक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव वाले 0.92 to 0.98 तक हो सकता, क्योंकि कलेक्टर करंट और बेस करंट है, सॉरी कलेक्टर करंट और इमीटर करंट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो 1 की क्लोज ये देखो, कैंसिल कैंसिल, 1 की क्लोज, तो इसकी अल्फा की वैल्यू हो सकती है 0.92 से 0.98, और ये याद रखना 52 हो सकती है 900 तक, पर टेक्स्ट बुक में 20 to 200 ही दिया है, तो उतना ही याद रखो। और ये वैल्यू नोट डाउन कर लेना, वहां दिया नहीं है, 0.92 to 0.98 अल्फा की वैल्यू। तो बेस करंट तो कम है, डेफिनेटली कलेक्टर करंट ज्यादा है, तो वैल्यू ज्यादा ही रहेगी रेशियो, और ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लिखा ही था अपन ने इक्वेशन के बाद 1 के क्लोज, ये देखो 0.92 to 0.98 के बीच में रहेंगे। ठीक है, ये याद रखो, रिलेशन निकालते हैं उनका, ये नोट डाउन करो।
फिर से बोल रहा टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, ये जो वी आउट है उन्होंने गलती से यहाँ बना दिया है, वो यहाँ नहीं चाहिए, आउटपुट वोल्टेज यहाँ चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाया, वो लगा सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो यही लगा सकते आप, वो फ्लक्चुएशन एब्जॉर्ब करंट कंट्रोल करने के भी काम आएगा, पर अभी फिलहाल इसका नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखो ये जो है यहाँ बनाया हुआ है वो यहाँ चाहिए, आउटपुट वहां लेंगे, वो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक में चेंज करना है, यहाँ की जगह यहाँ। तो याद रखो ये जो रेशियो है बीटा की वैल्यू, बीटा फैक्टर, याद रखो दोनों नाम, करंट गेन और इट इज आल्सो नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको बीटा फैक्टर बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में 20 to 200 दिया है, और याद रखो 50 to 900 कुछ भी हो सकता, अल्फा डीसी आईसी अपॉन आई, इसकी वैल्यू हो सकती है 0.9 to 0.98। देखो तो बीटा की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर कितने टाइम्स एम्प्लीफाई करेगा। दुकान में जब जाएंगे तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन हमारे को कितना चाहिए वो बताना पड़ेगा, तो हमारे को 50 टाइम्स चाहिए, तो वो ऐसा ट्रांजिस्टर देगा जिसकी बीटा की वैल्यू 50 है। या हम बोलेंगे हमारे को 200 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन चाहिए, तो बीटा की वैल्यू 200 वाला ट्रांजिस्टर हमारे को देगा। अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालते, ये मिटाते। डायग्राम में मैंने जो चेंज बताया है वो आप लोगों ने कर लेना है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में वो वी आउट की जगह गलत हो गई है, ये नोट डाउन करो, मिटा रहे इसको। तब देखो आगे रिलेशन ले रहे बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। यहाँ मेंशन करना आई मतलब इमिटर करंट, आई बी मतलब बेस करंट, आई सी मतलब कलेक्टर करंट, ये लिख देना। आई सी से डिवाइड कर रहे हैं, सो आई ई अपॉन यहाँ आ जाएगा आई सी इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, लिख सकते हैं आप लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आई सी। नाउ अपन ने देखा था अभी बीटा की वैल्यू थी बीटा डीसी की, पर बीटा ही लिखते हैं, वहाँ हेडिंग में ही डीसी लिखो। इट वाज आई सी अपॉन आई बी एंड अल्फा की थी वैल्यू आई सी अपॉन आई ई, ठीक है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो रिलेशन मिल गया, सिंपल है। यानी आपको अल्फा की भी वैल्यू पता है तो आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मिटाना, ये मेंशन करना हो, देखो आई ई अपॉन आई सी, कहाँ गया वो, ये रहा आई ई अपॉन आई सी, और उल्टा है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ है आई बी अपॉन आई सी और ये है आई सी अपॉन आई बी, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 अपॉन अल्फा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, सो अल्फा कैन बी रिटन एज बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा भी बता था, ये देख लो, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये 1 अपॉन अल्फा, रिवर्स कर दिया। चाहे तो आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, ध्यान देना। 1 अपॉन बीटा वहीं रखेंगे, इट इज, इसको माइनस कर देंगे इधर, 1 अपॉन अल्फा माइनस, so 1 upon beta is equals to 1 minus alpha upon alpha। 1 को इधर लगा, देखो so इसको रिवर्स करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे भी चाहे तो ऐसा लिख लो, उल्टा करना है 1 प्लस बीटा, ये 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा के फॉर्म में, ये बीटा के फॉर्म में, उसी इक्वेशन को चेंज करके आप लोग ला सकते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो इक्वेशन बना है तो ये हो गया बीटा प्लस 1, यहाँ लिख लिए, रिवर्स कर दिए, ये बन गया। अब 1 अपॉन बीटा को ये रखे, 1 को इधर लाए तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बचा, रिवर्स करेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये नोट डाउन करो, दो मिनट,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टेक्निक में शायद देख ले रही है अल्फा माइनस 1 किया है कि 1 माइनस अल्फा, शायद वहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है, पर वहाँ ये स्टेप्स फॉलो करके अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ही आएगा शायद। ये याद नहीं, पर वो लेबलिंग में तो सब जगह उन्होंने गड़बड़ की है। ये शायद टेक्निक में यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है, तो ये चाहिए 1 माइनस अल्फा। देख लो स्टेप्स, ठीक है, तो उतना चेंज करना। तो इसके बाद अगर ये होगा तो रहने देना 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा माइनस 1 होगा तो स्टेप्स देख लो 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। ये तो कैसे भी लिखो, बीच में प्लस है, यहाँ अगर ऐसा भी लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में तो उसको चेंज मत कर देना बेटा, वो सही है। बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 1 में फर्क है, ठीक है। तो ये एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस 1 लिखो कोई फर्क नहीं है, पर ये चेंज नहीं होना चाहिए, 1 माइनस अल्फा है, ध्यान रखना। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।